अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो आज का हमारे पास वर्कशॉप डे 6 है। एंड वर्कशॉप डे 6 में हम लोग आईजीसीएसई के दो ईयरली पास पेपर्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड ये दो ईयरली पास पेपर्स हमारे पास बेटा कौन कौन से होंगे? एक फरवरी मार्च 2026 एंड एक मई जून 2025। दोनों आईजीसीएसई के हैं। सही बेटा। लेट्स मूव टू द क्लास। तो एज यू कैन सी हमारे पास पहला पेपर है कौन सा? फरवरी मार्च 2026। दिस इज द लेटेस्ट पेपर अप टिल नाउ। सही बेटा। 1 hour 15 minutes का पेपर है। 0625 P42 80 मार्क्स का पेपर है बेटा। एंड मेक श्योर आपके पास 16 पेजेस हो, कोई पेजेस मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। कह रहे हैं बेटा स्टूडेंट साइकिल्स। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर ऑन 903। स्टूडेंट साइकिल्स फ्रॉम होम टू स्कूल। ठीक है बेटा। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर हिज जर्नी। तो बेटा पॉइंट ए हमारे पास होम है। ठीक है बेटा। एंड पॉइंट ई हमारे पास स्कूल है। ठीक है। स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड स्कूल। तो बेटा होम से स्कूल में कितना डिस्टेंस हमारे पास लग रहा है? दिस मच। और ये आ रहा है बेटा हमारे पास कितना? 1.7 यूनिट। कितना है? किलोमीटर। तो 1.7 यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी डोंट हैव टू राइट डाउन द यूनिट। तो 1.7 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, हमने डायरेक्टली उससे स्टडी कर दिया। कह रहे हैं वन पॉइंट ए बी सी डी और ई विच आइडेंटिफाइज अ टाइम व्हेन। बिफोर वी गो फर्दर मैं आपको बता दूं बेटा, ग्रेडियंट हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या होता है बेटा? स्पीड। सही है बेटा। नाउ कोई एक टाइम बताएं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी और ई जहां पे स्टूडेंट एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं देखूंगा बेटा कहां ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा देखें, यहां पे हमारे पास ग्रेडियंट लेस था, यहां ग्रेडियंट मोर है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास स्पीड बढ़ी है। ठीक है बेटा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब पॉइंट बी शोज एक्सेलरेशन। कहां पर हमारे पास डिसेलरेशन हो रही है? तो बेटा जहां पर ग्रेडियंट कम हो रहा होगा वहां डिसेलरेशन होगी। तो बेटा देखो, ग्रेडियंट ज्यादा, ग्रेडियंट कम। इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? डिसेलरेशन। ठीक है बेटा। तो पॉइंट सी हमारे पास डिसेलरेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा? फिगर 1.1, यूज फिगर 1.1 टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? जो मैक्सिमम हमारे पास ग्रेडियंट है। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट हमारे पास क्या है बेटा? इस लाइन का। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है बेटा? एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये, और एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये। वैल्यूज क्या है बेटा? लिख लेते हैं। ये है 0.4 और ये है हमारे पास 1.25। ठीक है। सिमिलरली ये है हमारे पास 7.5 और वो 5 है। तो ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। ठीक है बेटा। चलो, तो v हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 क्या है बेटा? 1.25 माइनस 0.4 ओवर x2 माइनस x1 7.5 माइनस 5। लेकिन आप यूनिट देखें, एग्जामिनर आउटपुट पे क्या मांग रहा है? किलोमीटर पर आवर। और ये हमारे पास किलोमीटर है, लेकिन ये मिनट है। तो बेटा मिनट से आर में कैसे जाएंगे? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है हमें, मिनट से आर में जाना है। तो बेटा ये जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को हम लोग डिवाइड करवा देंगे किससे? 60 से। ठीक है। यानी हमारे पास सिनेरियो देखो क्या होगा।
1.25 minus 0.4 which is already in kilometer per hour, एंड ये हो रहा है 7.5 माइनस 5, एंड इस मिनट को सेकंड में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड करवा दिया। क्या आ रहा है आंसर बेटा? 20.4। ठीक है बेटा, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में भी हम इसे लीव कर सकते हैं 20, या हम इसे 20.4 भी लिख सकते हैं। मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:07। इसका मतलब बेटा ये सवाल हम लोगों ने 4 मिनट में किया है। ठीक है बेटा, Q&A हम बिल्कुल एंड में करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू कैन आस्क at the end. Question 1 is done. Question 2. Figure 2.1 shows a ship made of steel floating on the sea. Equation बताओ that links density, mass and volume. सही है बेटा, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ मास ओवर वॉल्यूम। आप इसे सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते थे, किस तरह बेटा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द स्टील इज दिस, mass of the solid steel cube is this, calculate the volume of the steel cube। बेटा डेंसिटी होता है mass over volume, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? mass over density। mass है 110 and density है 7900। 110 divided by 7900, we are getting an answer of 0.013। 0.0139 आ रहा है वैसे तो 0.014 हो जाएगा। नाउ बेटा अब क्या पूछ रहे हैं? डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030, वाई सॉलिड स्टील क्यूब सिंक्स व्हेन प्लेस इन सी वाटर। बेटा अगर कोई चीज सिंक हो रही है, डूब रही है, तो पानी सी वाटर के मुकाबले में उसकी डेंसिटी हाई है, और साफ दिखाई दे रहा है बेटा, देखो स्टील की डेंसिटी सी वाटर से अच्छी खासी हाई है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस डेंसिटी ऑफ स्टील इज हायर देन सी वाटर, so it sinks। सही है बेटा। नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्टील शिप फ्लोट्स ऑन सी वाटर। तो स्टील शिप के अंदर ऐसा क्या सीन है कि स्टील शिप जो है वो पानी पे फ्लोट करती है, हालांकि वो बनी हुई स्टील की है, लेकिन अब सिनेरियो क्या है सुनो बेटा। स्टील की शिप पूरी की पूरी स्टील से नहीं बनी हुई, ठीक है बेटा, इसके अंदर वुड भी मौजूद होती है, उसके अंदर बड़ा एक खाली कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर होती है। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ शिप इज ऑक्यूपाइड बाय एयर। सही है बेटा, लार्ज वॉल्यूम हमारे पास शिप का एयर ऑक्यूपाई कर रही है, तो एवरेज डेंसिटी of ship is less than sea water, so it flows। आप एवरेज डेंसिटी का वर्ड यूज कर लें या फिर ओवरऑल डेंसिटी का वर्ड यूज कर लें। ठीक है बेटा, तो शिप के अंदर सिर्फ स्टील नहीं है, एयर भी है, प्लास्टिक भी है, वुड भी है, तो एवरेज डेंसिटी शिप की, ओवरऑल डेंसिटी शिप की सी वाटर से कम है, दैट इज वाई वो फ्लोट कर रही है, सिर्फ स्टील पे डिपेंडेंसी नहीं हो रही है यहां पे। आगे देखें क्या हो रहा है। mass of the ship is this and ship accelerates by this acceleration, बोला है फोर्स निकाले, तो बेटा फोर्स क्या होगी? सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए। मैथ है हमारे पास 3.5 इंटू 10 टू द पावर 7 और ए है 0.75। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। 3.5 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ओके, बड़ा आंसर है, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास क्या? 2.625 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। दो सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या हो जाएगा बेटा?
2.6 ही रहेगा। न्यूटन ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी डोंट हैव टू राइट। सही है बेटा। कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई फोर्स प्रोवाइडेड बाय द शिप इंजन मस्ट बी लार्जर देन द वैल्यू इन 2b। तो बेटा जो फोर्स हम लोगों ने निकाली है, इसमें हम लोगों ने दो चीजों की कंसिडरेशन नहीं की है। एक, विस्कस ड्रैग फोर्स, जब शिप पानी में चलेगी तो पानी शिप के मोशन को अपोज करेगा। और दूसरा, एयर रेजिस्टेंस, जब शिप मूव करेगी तो इट विल मूव अगेंस्ट एयर, तो वो एयर रेजिस्टेंस को भी कंसिडरेशन में लेकर आना होगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, शिप इंजन must have to provide additional force to overcome air resistance and drag force। ड्रैग फोर्स क्या होती है बेटा, रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय वाटर प्रोवाइडेड बाय लिक्विड। सही बेटा। तो हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंजन की फोर्स निकाली है, हमें कंसिडरेशन में लेकर आना होगा क्या ड्रैग फोर्स वाटर प्रोवाइड कर रहा है या क्या रेजिस्टिव फोर्स हमें एयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है बेटा। तो वो भी एडअप होगी तो हमारे पास ओवरऑल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0.4 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स है, तो ओवरऑल हमें 3.0 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके मुझे 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मिलेगी। तो एडिशनल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्सेस। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:14। So beta, this question took 7 minutes. Now beta, question 3, figure 3.1 shows a polar bear, white वाला जो bear होता है ना, and a person standing on a thick ice. Figure shows the figures are drawn to scale 1 centimeter to 100 centimeter. मतलब अगर डायग्राम में 1 सेंटीमीटर है तो वो एक्चुअल वर्ल्ड में 100 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 1:100 के रेशियो पे डायग्राम बनी हुई है। टेबल 3.1 कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोलर बेयर एंड पर्सन। बेटा मास ऑफ पोलर बेयर एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट विद आइस, पोलर बेयर और पर्सन दोनों का गिवन है। कह रहे हैं कैलकुलेट द वेट ऑफ द पोलर बेयर। आसान है, W=mg। मास 590 है पोलर बेयर का, और बेटा ग्रेविटी अर्थ की 9.8, 590 multiplied by 9.8, we are getting an answer of 5782, जो कि बेटा दो सिग्निफिकेंट फिगर में 5800 हो जाएगा। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ पोलर बेयर एक्सर्ट ऑन आइस। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, वेट के बराबर है, और वेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पोलर बेयर का 5800। एरिया ऑफ पोलर बेयर हमें गिवन है, कहां है बेटा, ये रहा 1.12। तो 5800 डिवाइड बाय 1.12, 5.178। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, सॉरी 5178, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5200 पास्कल्स। डिफरेंट कलर्स आर गिविंग अस द आइडिया ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के दो मार्क किस चीज के हैं। सही बेटा। तो 5200 हमारे पास प्रेशर ऑफ द पोलर बेयर हो जाएगा। यूज नंबर्स टू कंप्लीट द इक्वेशन। ईच नंबर में बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। ओके बेटा, तो मुझे इस टेबल की जरूरत होगी। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट टेबल। चलो तो बेटा यहां पे देखिए क्या बताया हुआ है, मास ऑफ पोलर बेयर किसके बराबर है, कितने टाइम्स है मास ऑफ पर्सन। ये बेटा देख लेते हैं, पोलर बेयर का मास है 590 और पर्सन का मास कितना है बेटा 84। तो हमने क्या किया,
590 को 84 से डिवाइड करवा दिया तो मुझे देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 7.02। तो बेटा ये वाला लग रहा है, यानी पोलर बेयर का मैथ बंदे के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, एरिया ऑफ पोलर बेयर इन कॉन्टेक्ट विद द आइस 1.12 है, एंड एरिया ऑफ पर्सन कॉन्टेक्ट विद द आइस क्या है, 0.020। तो हमने क्या किया बेटा, 1.12 डिवाइड बाय 0.020, 56 टाइम्स पोलर बेयर का एरिया है पर्सन के मुकाबले में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर्सन क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय पोलर बेयर के मुकाबले में। तो बेटा पोलर बेयर का तो प्रेशर हम निकाल चुके हैं, सही है। पर्सन का प्रेशर निकालते हैं। ठीक है बेटा। प्रेशर ऑफ पर्सन क्या होगा, फोर्स पहले साइड में निकाल लेते हैं, प्रेशर ऑफ पर्सन, फोर्स पर यूनिट एरिया mg अपॉन ए। पर्सन का मैथ है 84, ग्रेविटी है 9.8 और एरिया है 0.020। 84 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 0.020। सही बेटा। आंसर आ रहा है 41160। क्या होगा बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर्सन 41160, और बेटा पोलर बेयर का प्रेशर क्या था, 5200। 5200 डिवाइड बाय 41160। आंसर आ रहा है हमारे पास, उल्टा लिख दिया, 41160 डिवाइड बाय 5200। बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 7.91, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 8.0। सही बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने बारी बारी पहले मैथ ऑफ पोलर बेयर पर्सन के मुकाबले में 7 टाइम्स बताया, एरिया ऑफ पोलर बेयर पर्सन के मुकाबले में 56 टाइम्स बताया। क्योंकि पोलर बेयर का एरिया ज्यादा है तो पोलर बेयर का प्रेशर कम है, क्योंकि एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बोला प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर्सन पोलर बेयर के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है, क्योंकि बंदे के फीट बहुत बारीक हैं पोलर बेयर के मुकाबले में, तो प्रेशर ज्यादा है। अच्छा सवाल था। ओके, अंडर आइस इज सी वाटर विद डेंसिटी 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइस की जो एक लेयर बनी हुई है उसके नीचे समंदर का पानी है। ठीक है बेटा। कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर बिटवीन द टॉप ऑफ द सी वाटर एंड द डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर्स। तो बेटा हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर क्या होगा, रो जी डेल्टा एच। रो हमारे पास क्या है 1030, ग्रेविटी क्या है 9.8 और डेल्टा एच क्या है 2.50। आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास क्या, 25235। दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज डन एट 9:20। सही बेटा। तो इस सवाल को करने में हमें कितना टाइम लगा, 20 मिनट, सॉरी 6 मिनट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूं। द आउटडोर हीटर वार्म्स पीपल सिटिंग आउटसाइड एज शोन इन फिगर 4.1। ना बेटा, क्या ये पर्सन फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं विद द हीटर, नो, तो कंडक्शन नहीं हो रही। क्या कन्वेक्शन नीचे से ऊपर होती है, ठीक है। क्या पर्सन अबव द हीटर है, नहीं, तो कन्वेक्शन भी नहीं हो रही क्योंकि कन्वेक्शन नीचे से ऊपर होती है। ठीक है बेटा। तो यहां पे कौन सा सिनेरियो हो रहा है, रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन में बेटा कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता और हर डायरेक्शन में होती है रेडिएशन। स्टेट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर दैट फॉर्म्स द पीपल। जवाब क्या है बेटा, रेडिएशन। ठीक है, ये रेडिएशन यहां यूं पहुंच रही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, complete the sentence about energy transfer that form the table. The heat transfer energy, जो हीटर है वो ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी टू द डैश स्टोर ऑफ द टेबल।
तो बेटा कौन सा स्टोर है? थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी का स्टोर है हीटर, वो एनर्जी टेबल को प्रोवाइड कर रहा है। सही बेटा। जिसकी वजह से द टेम्परेचर ऑफ द टेबल इंक्रीजेस। तो जब थर्मल एनर्जी टेबल की बढ़ रही है तो टेबल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सही बेटा। द रेट ऑफ एनर्जी यहां पे आएगा गेन्ड बाय द टेबल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द टेबल। क्योंकि बेटा टेबल एक इंसुलेटर है। ठीक है बेटा। तो टेबल जितनी हीट एनर्जी गेन कर रही है उतनी लूज नहीं कर रही। ठीक है बेटा। एंड दैट इज वाई आप अगर यही सिनेरियो में मेटल की टेबल पे बैठे हुए होते तो वो गर्म हो जाती, लेकिन वुड गर्म नहीं हो रही है। इसका मतलब वुड हीट एनर्जी लॉस इतना फास्ट नहीं कर रही जितना मेटल की टेबल करती है। सही बेटा। तो यहां पे हमारे पास 1 मार्क है इस रेड कलर का एंड 1 मार्क है ब्लू कलर का कि जितनी फास्टर आपके पास वुड हीट एनर्जी गेन कर रही है उतनी हीट एनर्जी लूज नहीं कर रही है। ओके। वन ऑफ द पीपल पुट व्हाइट क्लॉथ। व्हाइट बेटा क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर over the table. Explain why white cloth causes temperature of the table to decrease. Simple भाई, white reflect maximum heat. So table don't receive enough heat. सही है बेटा। व्हाइट क्लॉथ ने सारी की सारी मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो हमारी टेबल ने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाई मैक्सिमम अमाउंट में। हीटर की पावर है ये और 3 घंटे के लिए ऑन किया गया है। बोला एनर्जी निकालो किलोवाट आवर में। सही है भाई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर है 2.5 इन किलोवाट एंड टाइम है हमारे पास 3 आवर। सही है बेटा। मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 7.5 एंड यूनिट हमारे पास ऑलरेडी किलोवाट आवर है। ठीक है बेटा। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:24। वी स्टार्टेड एट 9:20। 4 मिनट में हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, वॉल्यूम है ये एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ 1.02 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पम्प्ड into the car tire. The pressure of air when it is inside the tire is this. ये बेटा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन इट इज इन द टायर। बेटा देखो ये हमारे पास प्रेशर P1 बताया है और वॉल्यूम V1 बताया है। ये जब हमारे पास गैस टायर में चलेगी तो प्रेशर P2 है और बोले वॉल्यूम V2 बताओ, तो बॉयल्स लॉ लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो V2 क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन P2। P1 है 1.0 इंटू 10⁵ V1 है 1.02, P2 है 2.6 एक्सपोनेंट 5। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 1.0 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1.02 डिवाइड बाय 2.6 एक्सपोनेंट 5। ओके। 0.392 0.392 जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.39 हो जाएगा। Since it's a question against 3 marks, so this is the marks distribution of 3 marks. ठीक है। Each color represent 1 mark. Describe the structure of gas molecule in terms of separation, arrangement and motion of particles. ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे? Separation, large separation between molecules more than the size of
मॉलिक्यूल, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है उससे ज्यादा सेपरेशन होती है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर के दरमियान। ठीक है बेटा। अरेंजमेंट क्या होती है बेटा? रैंडमली अरेंज एंड आर फार अपार्ट। मोशन कैसा है बेटा? इन आ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। बट मूव इन रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है बेटा। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तमाम डायरेक्शन में, बट वंस दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे मूव रैंडमली। ये हमने 3 पॉइंट्स बता दिए, 3 मार्क 3 पॉइंट्स। ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स why internal energy of the gas decreases as gas is at lower pressure। बेटा फॉर अस इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है बेटा? हीट के बराबर है, और हीट का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किससे बेटा? टेम्परेचर से। तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारे लिए हीट का दूसरा नाम है, और हीट काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, एंड काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हम क्या बोलेंगे? एज टेम्परेचर इज लोअर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लोअर, hence internal energy is decreasing। ठीक है बेटा। तो ये रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह बता दिया। 8 मार्कर हमने कंप्लीट किया 9:29 पे। एंड दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन टुक आवर 5 मिनट टू बी कंप्लीटेड। ठीक है बेटा। ओके बेटा, 9:29 पे शुरू कर रहे हैं। फिगर 6.1 शो द फुल स्केल। फुल स्केल का मतलब क्या है? यू कैन टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम द डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट O, a thin converging lens L, an image I of object O। ओके बेटा। आइडेंटिफाई Z। बेटा Z क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। सही बेटा। Z हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बेटा। डिटरमाइन focal length of the lens, show any working in the space provided on figure 6.1। सही है बेटा। रूल्स अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या बेटा? पहला रूल अप्लाई किया, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द लेंस से पास होगी इट पैसेस अनडेविएटेड। और दूसरा रूल क्या है बेटा? जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो हमें फोकल पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है कि ये रे ऑफ लाइट जाएगी कहां? वो डायरेक्ट यहां पे जाएगी। And that is how we have figured out that this is our point, which is called focal point। सही है बेटा। तो हमने फोकल पॉइंट आइडेंटिफाई किया। अब जरा मेजर करते हैं, क्योंकि फुल स्केल डायग्राम है। आई कैन टेक मेजरमेंट फ्रॉम द डायग्राम। तो बेटा वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी? अराउंड 1.8। सही है बेटा। तो 1.8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ रहा है? फोकल लेंथ। ठीक है बेटा। दैट इज हाउ हमने रूलर के थ्रू आइडेंटिफाई करना है। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गया? 1.8 सेंटीमीटर। तो 1 मार्क आपके पास इस डायग्राम का है। तो उसने बोला है क्या? शो एनी वर्किंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन फिगर 6.1। तो बेटा आपने क्या किया? यहाँ पे फिगर पे वर्किंग शो की। 1 मार्क इसका हो गया।
एंड 1 मार्क फोकल लेंथ को लिखने का है 1.8 सेंटीमीटर। ओके, इमेज इन फिगर 6.1 इज इन्वर्टेड। बोल रहा है दो अदर कैरेक्टरिस्टिक बताओ इमेज की। हर इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है बेटा? रियल इमेज होती है। एंड बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो बेटा, अगर मैं यहां पर साइज ऑफ द इमेज देखूं तो बेटा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है बेटा, और जूम करके दिखाता हूं, ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स का है। तो इमेज कितनी है बेटा? इमेज भी ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर की है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे? इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ऑन फिगर 6.2 show the different converging lengths of focal length f. Okay, the length in figure 6.2 is used as a magnifying glass. तो बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द लेंस रखते थे। लेट्स से मेरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है बेटा, और यहां पे अप्लाई करते हैं रूल्स। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो बेटा वो फोकल पॉइंट को कट करते हुए जाएगा। और जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द लेंस से पास होगी तो वो सीधी निकल जाएगी। मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी हमारे पास रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट ना हो तो वो जहां से आ रही है वहीं पर उन्हें एक्सटेंड कर देते हैं। सही बेटा? तो देखो हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस, और एक्सटेंड आप डॉटेड लाइन से करोगे लाइक दिस। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि दिस इज आवर इमेज। सही बेटा? तो ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया मैग्नीफाइंग ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती थी। अब बेटा देखें सिनेरियो क्या है। ड्रॉ एन एक्स ऑन फिगर 6.2 टू शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज। सही है भाई, तो मैग्नीफाइड इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे बनाना है। तो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने बता दी भाई, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ जो कि मैग्नीफाइड इमेज बना रही है। तो हमने दिखा दिया एक्स बना करके मैग्नीफाइड इमेज जब बनेगी तो ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करना होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं बेटा, पुट अ टिक alongside two statements which describe the position of magnified image। ये बेटा, तो क्या बोल रहा है? देखो ऑब्जेक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट है। मैग्नीफाइड इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पर बन रही है। बेटा ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट साइड ये है, यहां पे तो इमेज नहीं बन रही, रॉन्ग। सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, बल्कि ये सही है। जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ हुआ है वहीं पर इमेज बन रही है, तो पहला टिक तो हमें मिल गया। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एज ऑब्जेक्ट, नहीं, फार अवे। क्लोजर टू द लेंस देन ऑब्जेक्ट, नहीं बेटा। फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस एंड ऑब्जेक्ट, यस। तो बेटा देखो हमारा जो इमेज बना है मैग्नीफाइड इमेज, वो लेंस से ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ज्यादा दूर है, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस है। तो बेटा हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है जिसमें हम टिक लगाएंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:36 एंड दिस क्वेश्चन टुक 7 minutes। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, figure 7.1 shows two identical cells in series with thermistor and fixed resistor। ये बेटा, okay, switch is closed and reading on voltmeter is 9 volt and reading of ammeter is 4.6 ampere। बेटा ये रीडिंग वोल्टमीटर की 9 वोल्ट है, ये टोटल रीडिंग है, सही है।
एंड एमीटर की रीडिंग 4.6 एम्पेयर है, मिली एम्पेयर है, ये भी टोटल करंट है। ठीक है बेटा, टोटल करंट है ये, और ये टोटल वोल्टेज है। एंड टोटल वोल्टेज को हम ईएमएफ भी कहते हैं। बोला डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ वन सेल, दो सेल लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो 9 वोल्ट हमारे पास दो सेल की ईएमएफ है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी 4.5, और यूनिट क्या होगा हमारे पास वोल्ट। तो 2 मार्क्स हैं, 1 मार्क फॉर 4.5, 1 मार्क फॉर वोल्ट। ठीक है बेटा, ये टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, जो कि दो सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक सेल अगर 4.5 वोल्ट का है, दूसरा भी 4.5 वोल्ट का होगा। तो बोल रहा है ईएमएफ बताओ वन सेल की, और यूनिट भी बताओ। बता दिया। कंप्लीट द सेंटेंस टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ, अगर मैं फॉर्मूला से बताऊं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज passing a point per unit time। सही बेटा, इस तरह हम लोग करंट को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टर इज 480 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो मेरी वर्किंग देखो, मुझे चाहिए इसकी रेजिस्टेंस, और बेटा मुझे क्या बताया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस पता है। तो आई हैव टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, लेट्स फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस टोटल क्या होगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट। 9 डिवाइड बाय 4.6 मिली एम्पेयर है, तो मिली क्या होता है एक्सपोनेंट -3। बेटा वी गॉट टोटल रेजिस्टेंस एज 1956.52 ओम्स। अब बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर है प्लस 480 ओम्स है। ठीक है बेटा, यानी 1956.52 इक्वल टू आर प्लस 480। तो आर क्या हो जाएगा 1956.52 माइनस 480। बेटा आर क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर है 1956.52 माइनस 480, 1476.52। बेटा जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या हो जाएगा 1500। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ वी हैव फाउंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ आइस। बेटा जब थर्मिस्टर कोल्ड एनवायरनमेंट में प्लेस होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है बेटा, द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेज। सही है बेटा, state how this change in temperature affects the reading of the voltmeter and ammeter। ओके बेटा बताता हूं। बेटा जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो थर्मिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्योंकि वोल्ट मीटर हमारे पास टोटल वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो टोटल वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां का वोल्टेज बढ़ेगा यहां का वोल्टेज कम हो जाएगा। सही है बेटा, थर्मिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, बैटरी के क्रॉस आई वुड से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, टोटल वोल्टेज रीड कर रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बेटा, तो यहां पे लिखो रिमेन्स सेम। नेक्स्ट बेटा, जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या होगा बेटा, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल करंट हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर दोबारा सुनो, कोल्ड एनवायरनमेंट में थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो बेटा इन दोनों का सम ऑफ रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट इन द सर्किट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:41। दैट मीन्स वी टुक 5 minutes टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सही बेटा, a transformer steps down high voltage electricity। ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स हैं
6200 एट प्राइमरी कॉइल, ये एनपी हो गया, ठीक है बेटा। एंड 43 टर्न एट सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया एन एस। आउटपुट वोल्टेज इज 230 वोल्ट, ये हो गया वी एस। बोल रहा है इनपुट वोल्टेज क्या होंगे, वीपी निकालो। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वीपी अपॉन वी एस बराबर है एनपी अपॉन एन एस। तो वीपी क्या हो जाएगा, एनपी वी एस अपॉन एन एस। लेट्स पुट द वैल्यूज। एनपी है बेटा 6200, वी एस है हमारे पास 230 एंड बेटा एन एस है हमारे पास 43। ठीक है बेटा, लेट्स कैलकुलेट। 6200 मल्टीप्लाई बाय 230 डिवाइड बाय 43। ओके, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 33162.79। दो सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या हो जाएगा बेटा, 34, नहीं एक मिनट, 33000, 33,000 हो जाएगा दो सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारे पास राउंड ऑफ होके। ठीक है बेटा, 2.2 वॉट किलोवाट की कैटल है, सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है। करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बोला है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल का करंट निकालो। अज्यूम द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट। बेटा अगर ट्रांसफॉर्मर आपके पास 100% एफिशिएंट है, इसका मतलब पता है क्या है, जितनी आपके पास पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल है उतनी ही पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है बेटा, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या होगी, करंट इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, एंड पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या होगी, करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का करंट क्या हो जाएगा, आई एस वी एस अपॉन वीपी। ठीक है बेटा, नाउ आई एस हमारे पास क्या है, आई एस, बल्कि एक मिनट, सेकेंडरी कॉइल की पावर तो पता है ना, 2.2 किलोवाट कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल, यानी पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल तो हमें पता है। एक मिनट रुके, 2.2 किलोवाट, तो 2.2 किलोवाट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2200 हो गया। सही है बेटा, एंड वीपी हमें पता है, वीपी कितना है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल 33000। क्या आ जाएगा बेटा, 2200 डिवाइड बाय 33000। बेटा आंसर आ रहा है 0.06। दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आंसर लिखा, एंड दैट इज आर करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सही है बेटा, दैट इज हाउ वी फाउंड आवर आंसर। तो प्राइमरी कॉइल की पावर पता थी, लेकिन ये किलोवाट में थी, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉट में कन्वर्ट किया। सही है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, a power station produces 1.3 gigawatt, giga क्या होता है, exponent 9 of electricity. A transformer at the power station steps up the voltage, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, step up transformer वोल्टेज तो बढ़ाता है बट करंट कम कर देता है, और करंट कम करने का हमें फायदा क्या होता है, पावर लॉस रिड्यूस हो जाती है। कैसे बेटा, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जब वोल्टेज बढ़ाता है करंट कम करता है, तो बेटा करंट स्क्वायर के फैक्टर से कम हो रहा है, तो पावर लॉस हमारे पास बाय द फैक्टर ऑफ स्क्वायर कम हो जाती है। यानी कि करंट हाफ हुआ, हाफ का स्क्वायर क्या होगा, क्वार्टर, पावर लॉस क्वार्टर हो जाएगी। करंट क्वार्टर हुआ, क्वार्टर का स्क्वायर क्या होगा, 1/16, पावर लॉस 16 गुना कम हो जाएगी। करंट अगर 16 गुना कम हुआ तो 1/16 का स्क्वायर क्या होगा, 1/256, पावर लॉस 256 गुना कम हो जाएगी। सही बेटा, स्टेट द इक्वेशन फॉर पावर लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। हमने क्या बोला,
पावर लॉस बराबर होता है आई स्क्वायर आर। एक्सप्लेन हाउ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस पावर लॉस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर increases voltage but decreases current at secondary coil. So power loss reduces by the factor of स्क्वायर। और ब्रैकेट में वैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है, आप ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिएगा, दैट विल बी जस्टिफाइबल। And we did this question at 9:48. That means this question took altogether how much time? 7 minutes. Let's move ahead. Figure 9.1 shows beam of alpha particle and gamma radiation entering an electric field between the two charged metals P and Q. Okay. तो बेटा गैमा तो सीधा निकल जाएगा क्योंकि गैमा न्यूट्रल होता है। ये आ गया हमारे पास गैमा, ठीक है बेटा। और अल्फा पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो अल्फा पार्टिकल कहां होगा, नेगेटिव की तरफ डेविएट करेगा। बट क्योंकि अल्फा का हमारे पास मास ज्यादा होता है तो इसको थोड़ा सा लेट डेविएट करवाइएगा नेगेटिव की तरफ। सही बेटा। कह रहे हैं ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लेबल दिस अल्फा। बना दिया, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव की तरफ डेविएट करेगा लेकिन थोड़ा लेट डेविएट करेगा क्योंकि अल्फा इज मैसिव, बहुत मैस होता है अल्फा का, तो लेट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। गामा सीधा निकल जाएगा क्योंकि गामा न्यूट्रल है, ठीक है बेटा। तो बेटा सुनो, इसके एक मार्क है गामा को ड्रॉ करने के, अल्फा को ड्रॉ करने के 2 मार्क है, एक नेगेटिव की तरफ डेविएट करने का मार्क है और एक लॉन्गर सर्कुलर पाथ पे डेविएट करने का, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हैवी, मास ज्यादा होता है अल्फा का। स्टूडेंट प्लेसेस शीट ऑफ पेपर इन द पाथ ऑफ बीम बिफोर इट रीचेज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे ने बेटा क्या किया है, यहां पे एक पेपर रख दिया, सही है बेटा, बिफोर द बीम रीचेज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। State how this affects the path of alpha or gamma radiation inside electric field. बेटा gamma पे no change, क्योंकि gamma से पेपर से gamma को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अल्फा पार्टिकल आर स्टॉप्ड बाय पेपर। अल्फा पार्टिकल को पेपर ने रोक लिया, अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ ही नहीं पाए। Beam of alpha particles and gamma radiation is replaced by beam of beta particle. बेटा बीटा पार्टिकल क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, सही बेटा। State and explain the path of beta particle in the electric field. Use the idea about electrostatic force in your answer. तो स्टेटमेंट क्या होगा, बीटा will move towards positive plate, बीटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी एज इट्स नेगेटिवली चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। वन मार्क। सेकेंड मार्क क्या है बेटा, it will bend towards positive plate quickly। क्योंकि बीटा का मास बहुत कम होता है तो बीटा हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ फौरन बेंड कर जाएगी।
अल्फा की तरह नहीं, अल्फा ने बहुत टाइम लगाया बैंड होने में, ठीक है बेटा, तो बीटा फॉरन बैंड हो जाएगी, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट वेरी क्विकली. परफेक्ट. So we are done with this question and it's 9:52. We are done with this question. That means ये सवाल हम लोगों ने बेटा 4 मिनट में किया है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. इट्स 9:52. प्लैनेटरी नेबुला फॉर्म्स. प्लैनेटरी नेबुला किसमें बनता है बेटा? लो मास स्टार में, ठीक है बेटा. तो लो मास स्टार की बात हो रही है, प्लैनेटरी नेबुला हाई मास स्टार में नहीं बनता, ठीक है बेटा. एज अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, complete the sentence about planetary nebula. Star expand when they run out of hydrogen to fuel nuclear reaction. A dash forms planetary nebula. बेटा planetary nebula किसके बाद बनता है? रेड जाइंट के बाद. रेड जाइंट के बाद प्लैनेटरी नेबुला बनता है. और प्लैनेटरी नेबुला के सेंटर में क्या होता है? व्हाइट डॉर्फ. सही बेटा. अगर आप लोग भूल रहे हैं तो बेटा मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है बेटा. तो दिस इज आवर रिव्यू बुक. रिव्यू बुक के थ्रू मैं आपको रिकॉल करवाता हूं. ये देखो बेटा, दिस इज वेयर द रेड जाइंट इज. और रेड जाइंट के बाद हमारे पास देखो ये दिखाई दे रहा है प्लैनेटरी नेबुला, जिसके सेंटर में कौन है? व्हाइट डॉर्फ. सही बेटा. दैट इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन. Planetary nebula emits blue light and red light at two specific wavelengths, this and this. तो बेटा ये रेड की वेवलेंथ है और ये हमारे पास ब्लू की वेवलेंथ है. रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है. सही है बेटा. एक्सप्लेन व्हाई लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज ब्लू लाइट. तो हम क्या बोलेंगे बेटा? रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ and blue has less wavelength than red. तो बेटा 6.6 एक्स माइनस 7 से कम वेवलेंथ क्या है? 5. तो ये ब्लू की वेवलेंथ है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस. तो यही स्पीड रेड कलर की भी है, यही स्पीड वैक्यूम में ब्लू कलर की भी है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट. बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा. सही बेटा. तो एफ क्या हो जाएगा? v ओवर लैम्डा. 3 इंटू 10⁸ ओवर ब्लू लाइट की वेवलेंथ है 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 7. 3 exponent 8 divided by 5 exponent minus 7. 6 exponent minus 4. दो सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा 6.0 into 10 raised to the power 14. And that is how we are done with this question at 9:55. और बेटा हमारे पास 3 मिनट में हम लोगों ने ये सवाल कंप्लीट किया. सही बेटा. ओके, एक और सवाल है, देखते हैं. 9:56 हो रहे हैं. Average orbital speed v of the star in the solar system is defined by the equation. बोला r और t क्या है? r क्या है बेटा? ऑर्बिटल रेडियस. और t क्या है बेटा हमारे पास? पीरियड. ठीक है बेटा, या ऑर्बिटल पीरियड कह सकते हो आप. Average speed of the Saturn is this. Explain why orbital speed is average. बेटा हमारे पास ऑर्बिट क्या होते हैं? इलिप्टिकल शेप के होते हैं. Since orbit of Saturn is elliptical,
in shape. So sometime it's closer to sun and sometime it's away from sun. So speed changes. That's why average speed is taken. सही बेटा, ये हमारा जवाब हो गया. कह रहे हैं सन Saturn is this much away from the sun, so that the one Saturn year is approximately 30 अर्थ ईयर्स. सैटर्न का एक साल अर्थ के 30 सालों के बराबर है, प्रूव करो बेटा. हम ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या करते हैं, v इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी. तो टी ऑफ सैटर्न क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ओवर वी ऑफ सैटर्न. 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻12 ओवर स्पीड ऑफ सैटर्न क्या है 9600. 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 multiply by 1.4 exponent 12 divided by 9600. Okay, we are getting an answer of 916.41 into 10⁻6 सेकेंड. बेटा इस सेकेंड्स को जरा कन्वर्ट करो किसमें, ईयर्स में. 916.41 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स को एयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड. डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो तो दैट इज व्हाई हम डिवाइड कर रहे हैं. क्या आ रहा है बेटा 29.05 ईयर्स which is roughly equal to 30 years. सही बेटा, that is how we got this answer and we are done with this question at 9:59. that means इस सवाल को सॉल्व करने में हमें 3 मिनट लगे. यानी ओवरऑल बेटा अगर मैं आपको बताऊं इस फरवरी मार्च के पेपर को, जो कि 1 घंटा 15 मिनट का पेपर था, हमने अटेम्प्ट किया है कितने टाइम में, देखें. वाओ, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 57 मिनट्स में 56 मिनट्स में इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व किया है. दैट्स अ काइंड ऑफ स्पीड आई वांट यू गाइस टू हैव. सही बेटा. एंड एज आई टोल्ड यू हमारा आज का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, तो बेटा मैं फौरन ही आप लोगों को आज के दूसरे पास पेपर की तरफ लेकर जा रहा हूं, विच इज मई जून 2025 P42. बट फॉर दैट मैं रिकॉर्डिंग यहां पे स्टॉप कर रहा हूं ताकि हमारे पास 2 सेपरेट फाइल्स बने. Recording stopped.